वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं द हिंदू की तरफ और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन का सबसे बड़ा न्यूज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के मैच का नतीजा है और हर बार की तरह इस बार भी इंडिया को फाइनल में कामयाबी नहीं मिल पाई। ये लगातार चौथी बार है जब इंडिया किसी विश्व कप मुकाबले में सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर इंडिया को नाकामी मिली। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया को 2014 के T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के फाइनल में नाकामी मिली। श्रीलंका ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2015 के ODI वर्ल्ड कप 50 ओवर के फॉर्मेट में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया को शिकस्त मिली। उसके बाद 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में इंडिया को फाइनल में पाकिस्तान ने हराया। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर फॉर्मेट में इंडिया को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त मिली। और फिर 2022 में भी न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच गंवाना पड़ा। और एक बार फिर 2023 में विश्व कप 50 ओवर फॉर्मेट्स ODI वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा था, और इस बार इंडिया के जीतने के इम्कानात तकरीबन 100% लोगों को यकीन था कि इस बार का चैम्पियन, और वाकई में हमारी टीम चैम्पियन है। हमारी टीम ने जिस तरह के खेल का मुजाहरा किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह का खेल खेली है, अपोजिशंस को बिल्कुल पछाड़ कर रख दिया था लीग मैचों में, सेमीफाइनल में। तो कोई वजह ना थी कि इंडिया चैम्पियन ना बने। बस इंडिया को फाइनल में भी उसी प्लान्स को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया थोड़ी सी टिमिड क्रिकेट खेल गई। टिमिड थोड़ा सा अप्रोच रहा हमारा, और हमने अपने स्ट्रेंथ्स को बैक करने के बजाय, अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलने के बजाय हमने कंडीशंस को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया को इंडियन कंडीशंस पर, इंडियन पिच पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाला जा सके। लेकिन लगता ऐसा है कि इंडियन कंडीशंस और इंडियंस क्लाइमेट और इंडियंस प्लेयर्स को इंडियन से ज़्यादा, इंडियन कोच और इंडियन मैनेजमेंट से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने हमारे कंडीशंस का, हमारे प्लेयर्स का स्टडी किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम प्लान, एक बहुत ही बेहतरीन गेम प्लान के साथ वो मैच में उतरे। और शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 1 इंच भी स्पेस ना दिया मैच में आने के लिए। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है पूरा ये अहद करके, कसम खाकर उतरी है कि आज हमें मैच को जीतना ही है, और बिल्कुल एक चैम्पियन की तरह। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम बॉलिंग कर रही थी, जैसा फील्डिंग कर रही थी, और जिस तरह के उन्होंने कैच पकड़े, बिल्कुल खासकर ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का जो कैच पकड़ा है ना, 11 मीटर पीछे दौड़कर दोनों हाथों से, है ना, तो ये मेरे ख्याल से इट वाज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच था, वो भी फाइनल में एक बेहतरीन खिलाड़ी का। तो मैच का रुख वहीं बदल गया जब रोहित शर्मा का ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा दौड़कर। इसके अलावा मुझे लगता है कि फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम अपने फील्डिंग के जरिए 70-80 रन बचाए, और यहीं से मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में जाता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अगर हमारी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लोअर ऑर्डर बैट्समैन अगर अच्छा खेलते, शायद उनका आज दिन नहीं था। हमारी टीम तो अच्छा खेल ही रही है। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, सूर्या कुमार यादव जो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव T20 बैट्समैन है, उनसे भी उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम फाइनल में कुछ कर दिखाएंगे। 50-60 रन का अगर उनका योगदान होता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन आज हमारा दिन नहीं था, और सारे खिलाड़ी जो है वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि शुरुआत वैसी मिली थी जैसा कि हमें मिलती आ रही थी पिछले 10 मैचों में। रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया था, 30-32 गेंदों में 45-50 रन करके वो जा रहे थे। आज उन्होंने वैसा ही किया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। ग्लेन मैक्सवेल के 2 गेंदों में उन्होंने 1 छक्का 1 चौका लगा दिया था। पता नहीं तीसरी गेंद में क्या वजह थी बाहर निकलकर और हवा में खेलने की, लेकिन उनका अपना अप्रोच है, उनका
अपना तरीका है खेलने का और वो इसी तरीके में कामयाब हुए हैं। तो बहरहाल रोहित शर्मा का जो किरदार था, जो रोल था, उन्होंने अपना बखूबी निभाया और विराट कोहली भी वही कर रहे थे जो उनका काम था, इनिंग्स को आगे ले जाना, रन बॉल इनिंग खेलना, 63 गेंदों पर 54 रन, बहुत ही बेहतरीन पारी। लेकिन वो भी जो है प्ले डाउन हुए, थर्ड मैन में एक रन लेने के चक्कर में वो प्ले डाउन होकर आउट हो गए। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, दो बेहतरीन खिलाड़ी जब पवेलियन में हैं तो दबाव जो है नए खिलाड़ियों पर, नए खिलाड़ियों को फाइनल में खेलने का शायद वो तजुर्बा नहीं, जिसकी वजह से हम एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और ये पहली बार हुआ इस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जो इंडिया ऑल आउट हुआ और इंडिया के मोहम्मद सिराज को, मोहम्मद शमी को पहली बार बैटिंग करने का मौका मिला, है ना। तो ये दर्शाता है कि हम पहली बार हमें टेस्ट किया गया। अभी तक हमारी बैटिंग को पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया था और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर ये लीग स्टेज में होता तो शायद हम उस कमी को, उस कमज़ोरी को शायद हम सुधार लेते, लेकिन हमें मौका नहीं मिला और फाइनल में आकर हम एक बार फिर चौंक कर गए। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑस्ट्रेलियन टीम एक चैंपियन टीम है और ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित कर दिया कि वो क्यों चैंपियन है। देखिए, अगर इंडिया जीत भी जाती ये टूर्नामेंट और इंडिया अगर वर्ल्ड कप चैंपियन बन भी जाता तो शायद क्रिकेट जो अपने आप में मैं कहूँगा कि क्रिकेट की जो जीत हुई, कल का जो मैच हुआ, फाइनल मैच, मैं कहूँगा कि उसमें क्रिकेट की जीत हुई। अगर इंडिया जीत जाता इंडियन कंडीशंस में, इंडियंस ऑडियंस के सामने, अपने पिच पर, अपने तरीके से बनाए हुए पिच पर, अपने होम ग्राउंड पर, सारा एडवांटेज इंडिया का फेवर में था। तो अगर इंडिया जीत जाता तो ये कोई बड़ी जीत नहीं कहलाती कि अपने होम ग्राउंड में एक बाहर की टीम को फाइनल में हरा देना। अच्छी बात है, चैंपियन बन जाती इंडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कर दिखाया है, शायद दुनिया की दूसरी टीम वैसा ना कर पाए। ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाकई में वर्ल्ड चैंपियन कहलाने के मुस्तहिक है, वर्ल्ड चैंपियन कहलाने के हकदार है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आकर इंडियन कंडीशंस में, इंडियन प्लेयर्स जो फॉर्म पे चल रहे हैं, है ना, कंडीशंस के विपरीत, कंडीशंस के खिलाफ खेलकर और इंडिया के शेरों को इंडिया के गार में घुसकर उन्हें हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनना, वर्ल्ड कप पर कब्जा करना वाकई में काबिल तारीफ़। और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन टीम, हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर, हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन अप्रोच टू क्रिकेट। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस मैच से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आइंदा जो है, जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो T20 हो या टेस्ट चैम्पियनशिप हो या ODI फॉर्मेट हो, हम उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खुद को इम्प्रूव करने और ख़ुद को बेहतर बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम चाहे जितनी आलोचनाएँ करें, जितनी नुक्ताचीनी करें, क्रिटिसाइज़ करें, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें इससे सीखना है, आगे बढ़ना है, मुल्क के स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को आगे ले जाना है। हमारी टीम को मुबारकबाद। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। पिछले 10 मैचों में चैंपियन की तरह खेली, अपोजिशन को रोन डाला। एक मैच में हमें हार मिली है, हमें दुख है, लेकिन खुशी है कि हमारी टीम ने इतने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। 11 में से 10 मैचों में कामयाबी मिली। ये भी कोई मामूली ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, मामूली बात नहीं है। चलते हैं, हमारी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ है, इंडिया के साथ है। इंडिया विल शाइन, इंडिया विल डेवलप। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो आज द हिंदू एडिटोरियल के पेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल छाया हुआ है गवर्नर के रोल को लेकर, कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टसल है, जो टेंशन है, जो रस्साकशी है, वो आज के न्यूज़पेपर का एक बर्निंग इशू है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल, यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने के लिए तमिलनाडु ने असेंबली में जो बिल पास किया था, गवर्नर ने उसे विथहोल्ड कर लिया। गवर्नमेंट ने इस बिल पर साइन करने के बजाय, एसेंट देने के बजाय उस बिल को विथहोल्ड कर लिया। और इसके रिटेलिएशन में, इसके जवाब में तमिलनाडु ने दोबारा
स्पेशल सेशन बुलवाकर इस बिल को पास की। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को पूरी आज़ादी है कि गवर्नमेंट चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किए हुए बिल को विथहोल्ड करे फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और ये उन्हें पूरा हक है अंडर आर्टिकल 200। अगर गवर्नर विथहोल्ड करते हैं और असेंबली फिर एक नया सेशन बुलाकर नए सेशन में एक फ्रेश बिल पास उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर एक बिल पास करती है, तो गवर्नर से फिर से एक फ्रेश बिल मानेगी। और अगर गवर्नर चाहे तो उस बिल को फिर एसेंट देने के बजाय विथहोल्ड कर सकते हैं। तो गवर्नर जो है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस कानून के इस प्रोविज़न के बनाने का मकसद ये नहीं था कि गवर्नर जो है अपनी मनमानी करें और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा पास किए हुए बिल को अपनी मर्ज़ी से बिल को विथहोल्ड करें। तो राइटर ये कहते हैं, एडिटर ये कहते हैं कि इस आर्टिकल को, इस प्रोविज़न को अमेंड करने की ज़रूरत है और इस पर एक टाइम लिमिट गवर्नर को जो है एक टाइम लिमिट देने की ज़रूरत है कि इतने टाइम के अंदर उन्हें एसेंट देना है। अगर वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए, लामहदूद वक्त के लिए बिल को विथहोल्ड करते हैं तो फिर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टसल है, जो टेंशन है, वो बढ़ता ही जाएगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, फेडरल, हमारे गवर्नमेंट का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वो बिखरता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल चलते हैं आगे की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारे कंट्री के 5 स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिज़ोरम। कहा जाता है कि ये अगले लोकसभा इलेक्शन जो कि 2024 के फर्स्ट हाफ में अप्रैल मई में शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अप्रैल और मई, ये उनके सेमीफाइनल हैं। डिफरेंट पार्टीज इसको आज सेमीफाइनल मैच की तरह देख रही है कि देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये जो 5 स्टेट हैं जो इलेक्शन हो रहा है, कि कौन सी पार्टी कैसा करती है और इसका असर जो है लोकसभा में देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि इस इलेक्शंस में कम्युनल पोलराइजेशन को अंडररेट किया गया है। ये जो इलेक्शन, इस बार जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, या इसमें कम्युनल पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और रिलीजन के बेस पर, कम्युनिज्म के बेस पर पोलराइजेशन देखने को कम मिली है। डिफरेंट पार्टीज़ ने पोलराइजेशन के बजाय वेलफेयर मेजर्स, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म के बेस पर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, लड़ाई हुई है ना। वेलफेयर मेजर्स को अपनाया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केसीआर की पार्टी हो, सभी जो है वेलफेयर मेजर्स के बेस पर जो है वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्राइबल बेल्ट के लिए, ट्राइबल वोटर्स के लिए 24,000 करोड़ का जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान एक योजना का ऐलान किया है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है, अगर बीजेपी जो है गवर्नमेंट बनाती है, तो वो ट्राइबल्स के लिए 24,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे, जो कि ट्राइबल वोटर्स को वू करने का, ट्राइबल वोटर्स को अट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, ट्राइबल वोटर्स को अपनी तरफ लाने का, अपनी तरफ खींचने का। वेलफेयर मेजर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी को डेवलप करने का। ये अच्छी बात है कि कम्युनल पोलराइजेशन के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वेलफेयर मेजर्स के इस्तेमाल करके, वेलफेयर मेजर्स का ऐलान करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर वो जीतते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं, वो लोगों को दिए जाए, आवाम को दी जाए। और कांग्रेस ने खासकर जो कास्ट सेंसस है, कि अगर वो जो कास्ट सेंसस जो कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने खुद करवाया, तो कांग्रेस ने ये वादा किया है कि अगर वो पावर में आती हैं, हुकूमत बनाती हैं, तो वो कास्ट सेंसस को पूरे कंट्री में लागू करेगी। चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल है ब्रिटेन पे। ब्रिटेन
के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, उन्होंने एक जो मुस्लिम्स हैं या जो प्रो पैलेस्टाइन्स प्रोटेस्ट है ब्रिटिश में, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने लगातार बयान दिया है। जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पैलेस्टाइन के फेवर में प्रोटेस्ट करने वालों के तय थोड़ा सा नर्म रवैया रखती है, अपने दिल में एक नर्म गोशा रखती हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि 4 लाख मुस्लिम्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट रीजन से 4 लाख मुसलमानों ने, जब ग्रेट वॉर चल रहा था, ग्रेट वॉर इन द 1914 दैट इज़ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें 4 लाख मुसलमानों ने ब्रिटिश के शाना बसाना लड़कर अपनी जान दी थी। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में जो लड़ाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी है, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुसलमानों को तकलीफ़ है, मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, मुल्क को छीना जा रहा है, उन्हें मुल्क से दरबदर किया जा रहा है, तो उनकी हिमायत करें, उनका सपोर्ट करें। लेकिन उनके होम सेक्रेटरी के इस बयान से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नाराज़ है। बहरहाल ये छोटा सा आर्टिकल था, बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल है रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। इंडिया में रोड एक्सीडेंट से जितने लोग मारे जाते हैं हर साल, उतना तो कोरोना के कोविड के पैंडेमिक में भी लोग नहीं मारे गए। इंडिया में बीमारी से हर साल लाखों लोग मरते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट से जितने लोग मारे जाते हैं, अगर कहा जाए तो इसको अगर रोड एक्सीडेंट पैंडेमिक का नाम दें तो गलत नहीं होगा। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में रोड एक्सीडेंट से हर साल तकरीबन 3 लाख लोगों की जानें जाती हैं। और ना सिर्फ जानें जाती हैं, बल्कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5 to 7% यानी 5 से 7% जीडीपी को भी धक्का लगता है। हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसकी कई वजूहात हैं, कई रीजन्स है, कई कारण हैं। चलिए पहले कारण पे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, और ख़ास कर बिल्कुल हमारे कंट्री में क्यों होता है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 3.1 मिलियन लोग हर साल रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, जिसमें से 3 लाख करीब 10% लोग जो तो इंडिया ही से ही हैं। हर 30 लाख में से 3 लाख लोग तो सिर्फ इंडिया से मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो ये बहुत ही चिंता की विषय है, और हमें इसके कारण को ढूंढना होगा, कारण को डिस्कस करना होगा। उसके बाद इसको कैसे कम किया जाए, इसको रिड्यूस किया जाए, उसके बारे में बैठ के सोचना होगा हमें कि कैसे इसको कम किया जा सके। रोड एक्सीडेंट से ना सिर्फ एक इंसान की जान जाती है जो रोड एक्सीडेंट मारा जाता है, बल्कि उससे जुड़े हुए उसके ख़ानदान के लोग, जो उसके परिवार के लोग हैं, है ना, उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी अफेक्टेड होती है। तो रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला कारण जो है वो हमारा जो केयरलेस एटीट्यूड है लोगों का, ट्रैफिक रूल्स को ना मानना। ट्रैफिक रूल्स को लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं, बगैर हेलमेट के, बगैर सीट बेल्ट के, और ओवर स्पीडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा प्रॉपरली, है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जो है लोगों को ट्रैफिक रूल्स बताया जाए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स सिखाया जाए, है ना, उनमें अवेयरनेस लाया जाए। और साथ ही साथ जो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, रूल को तोड़ते हैं, उन पर जो है फ़ाइन लगाया जाए। देखिए, हमारे कंट्री में तो कानून बना हुआ है, रूल्स बना हुआ है हर एक चीज़ का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कानून तो बन जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता। तो हमारे मुल्क में कानून की कमी नहीं है, कानून तो पहले से बना हुआ है हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, और ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने वालों पर फ़ाइन लगाना होगा, उनको सज़ा देनी होगी, तब जाकर ये एक डेटरेंस क्रिएट किया जा सकता है। और मैं कहूँगा कि बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के लोगों को जो है
टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जो भी मोटर व्हीकल है, उनको मोटर व्हीकल ख़रीदने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। कि अगर कोई मान लो टू व्हीलर या फोर व्हीलर ख़रीदना चाहता है तो पहले उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। अगर वो शोरूम में जाता है, किसी कंपनी के शोरूम में टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने के लिए, तो पहले उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना होगा। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनको वो गाड़ी, वो व्हीकल, मोटर व्हीकल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं से उनको शोरूम से ही उनको वापस लौटा दिया जाए कि पहले आप अपना लाइसेंस बनाइए। और लाइसेंस की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस को लेकर जो कानून बने हुए हैं, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो करप्शन है और जिस तरीके से लाइसेंस लोगों को दिया जा रहा है, वो भी जो है एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, या फिर 30 ईयर्स के जो लोग हैं, है ना, वो देखा जाता है कि बग़ैर एग्ज़ाम दिए हुए, प्रोसेस को बाईपास करके, है ना, उनके हाथ में लाकर दे दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स है बीच में, मिडिल मैन है, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और जो पैसेंजर और जो क्लाइंट है, उनके बीच में एक नेक्सस है ना। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का हमारे मुल्क में जो कानून है, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो एक जो पूरी तरह तैयार नहीं है, जिसको ड्राइविंग नहीं आती है, उसको लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। पहली बात ये है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, 10 नंबर का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मिनिमम टाइम में उसको करना पड़ता है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आसान बात नहीं है, है ना। इसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है बगैर एग्ज़ाम दिए हुए उस एग्ज़ाम को बाईपास करके उनकी जगह पर कोई और देता है। जाहिर सी बात है, उनकी जगह पर कोई ना कोई एग्ज़ाम देता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग या जो एजेंट हैं वही देते हैं। लेकिन अगर बगैर पढ़े हुए, बगैर एग्ज़ाम पास किए हुए अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है तो जाहिर सी बात है, जब वो रोड पर गाड़ी को लेकर आएगा तो उसको तो पूरी जानकारी नहीं होगी ट्रैफिक रूल्स की, या फिर उसको पूरा कंट्रोल नहीं होगा उसके अपने व्हीकल्स पर, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। दूसरा बड़ा कारण जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ओवर स्पीडिंग है। हमारे कंट्री में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ट्रैफिक रूल्स के तहत हर गाड़ी की एक लिमिट है कि हम 40 किलोमीटर पर आवर ऑन रोड्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स ऑन नेशनल हाईवेज हम नहीं जा सकते, एक लिमिट है। लेकिन सड़कों पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 40 और 50 किलोमीटर तो छोड़िए, 150 किलोमीटर के स्पीड से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, वो भी विदाउट हेलमेट एंड विदाउट सीट बेल्ट। तो इसमें अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो अगर इसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई हैरत की बात नहीं है। जहाँ आपका स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, वहाँ आप उसको 100 और 150 किलोमीटर पर चलाते हैं, वो भी इंडियन रोड्स पर, जबकि इंडियन रोड्स में बिल्कुल फिट नहीं है 100 और 150 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए। अब वहाँ पर बगैर हेलमेट के एक पिलियन को पीछे बैठाकर 100 किलोमीटर के स्पीड पे गाड़ी चलाना, ये तो सुसाइड करने के बराबर हुआ, सुसाइड करने का मुतरादफ हुआ। बहरहाल हमें जो है इसे रोकना होगा। रीज़न हम जानते हैं कि रीज़न जो है लैक ऑफ नॉलेज है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोगों का वो जो है प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके नहीं बनाया गया है। प्रोसेस को बाईपास करके करप्शन के ज़रिए से, मिडिल मैन के ज़रिए से वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो हमें जो है बहुत सख्ती से इन तमाम रूल्स को, कानून को लागू करने की ज़रूरत है। और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और लोकल लेवल पर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि कम से कम सीट बेल्ट्स इन 4 व्हीलर्स एंड हेलमेट्स को कंपलसरी किया जाए कि अगर कार में अगर कोई है तो बगैर सीट बेल्ट के वो कार ना चलाए, कार में ना बैठे। और अगर कोई 2 व्हीलर चला रहा है, अकेले चला रहा हो या उसके साथ पिलियन हो, तो बगैर हेलमेट के उनको अलाउ ना किया जाए गाड़ी चलाने की। और अगर इसको ऐसा करता है तो उनको फाइन लगाया जाए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाए। हम अगर वाकई में सीरियस हैं
हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के लोगों की जानों को बचाएं, अपने मुल्क के लोगों की सेहत को बचाएं, मुल्क के इकोनॉमी को बचाएं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। तो हमें ये सख्त कदम उठाना ही होगा और बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बग़ैर ट्रैफिक रूल्स के, हमें ट्रैफिक रूल्स के वायोलेट करने वालों को सड़क पर गाड़ियाँ चलाने से रोकना होगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले लोगों की परसेंटेज को, तादाद को काफ़ी कम किया जा सकता है और इंडिया के इकोनॉमी को जो लॉस हो रहा है उसको भी काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए सीखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे हम जिससे कोई ऐसा काम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी नाजायज़ काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें खुद को नुकसान हो, हमारे परिवार को नुकसान हो, हमारे मुल्क को नुकसान हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस डिस्कशन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जो कुछ भी आज हमने डिस्कस किया है हम उस पर गौर करेंगे और